प्यारे बच्चों, बिराटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 का सेट डी, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को आपको हल करके बताएंगे। ये सेट्स माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं, तो इनमें से काफी हद तक क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा 2023 में पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले के जो सेट हैं ए बी सी, उनको मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखा है, आप वहां जाके आसानी से उनको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र के 4-4 सेट जारी किए गए हैं, तो आप उन्हें जरूर करके जाएं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और 2 नंबर के क्वेश्चंस, 3 नंबर के, 4 नंबर के सभी प्रकार के क्वेश्चन शामिल हैं। ये हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सेट डी अभ्यास प्रश्न पत्र 2023। ये आपके प्री बोर्ड के टाइम पे आपके सभी स्कूलों में हल कराए गए थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चयन करके लिखना है। आइए इसका पहला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये देखिए, इसका सही उत्तर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? आइए इसका उत्तर देखते हैं, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है चना। चना रबी की फसल है। ध्यान दीजिए, 2 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी खरीफ की फसल। उनमें से चना यानी रबी की फसल इनमें से कौन सी पूछी है? इनमें से कौन सी है? तो वो हो जाएगी चने की फसल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब माना जाता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, आंखों में पट्टी बांधे और तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक चिन्ह है? चलिए इसका आंसर देखते हैं, न्याय का। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? आइए इसका उत्तर देखते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। चलिए आगे चलते हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इसका, औसत आय को डैश भी कहा जाता है। आइए इसका फिल इन द ब्लैंक्स का उत्तर देखते हैं। औसत आय को कुल आय भी कहा जाता है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इससे पहले वे डैश में थे। आइए इसका उत्तर देखते हैं, वे दक्षिण अफ्रीका में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के डैश देश में हुई, यानी किस देश में हुई? तो देखिए, इंग्लैंड में। यानी औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के इंग्लैंड देश में हुई। इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम डैश महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, यानी किस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है? तो इसका सही आंसर है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरियर रामास्वामी डैश प्रदेश से हैं, यानी किस प्रदेश से हैं पेरियर रामास्वामी? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, यानी कि पेरियर रामास्वामी तमिलनाडु प्रदेश से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका जो सही उत्तर है जनता के। तो यहां पे थोड़ी कमी लग रही है, तो जनता के प्रति, तो यहां पे ये वर्ड और होना चाहिए था। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ियों वाला है। ये देखिए, ये सही जोड़ी मिलानी है। इसमें आपको याद करने के लिए सीधे सीधे आंसर दिए गए हैं। जैसे देखिए, संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। यहां देखिए, औसत आय को कहते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी हम औसत आय को लेते हैं, इसलिए इसको इससे ही मिलाएंगे। कृषि क्षेत्र, ये देखिए, कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, परिवहन संचार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट मींस आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो अब देखते हैं वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वो वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, प्रश्न नंबर 4। अब ये क्वेश्चन के उत्तर हमें एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है और जूट को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? देखिए 1797 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, यानी कि 1919 में। आप अकेला इसको 1919 में भी पारित किया गया था ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट क्या था? अंग्रेज संदेह के आधार पर किसी भी नागरिक को जेल में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार का नियम 1919 में अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के, भारत में लौह इस्पात कारखाना कहां कहां है? आइए इसका उत्तर देखते हैं, राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र। तो इन जगह पर इस नाम से हमारे लौह इस्पात कारखाने स्थापित हैं। चलिए आगे चलते हैं, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? इसका उत्तर देखते हैं, ये उत्तर है, शासन के तीनों अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है ताकि शासन संचालन विधि सम्मत हो, यानी विधि यानी नियम कानून से चल सके। इसलिए शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सत्य असत्य वाले। पहला क्वेश्चन, विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं, यह कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेल्जियम में एकात्मक सरकार है, इसको देखते हैं, यह कथन असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस कथन को देखते हैं, यह कथन भी सत्य है। चौथा, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है, यानी कि 1/3% जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं, तो बोलेंगे हम यस। तो पांचवा देखते हैं, गरिमा और आजादी ही राजतंत्र का आधार है, आइए इसका उत्तर देखते हैं, यह कथन सत्य है। चलिए छठवा, भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है, आइए इसका उत्तर देखते हैं, यह कथन असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां काली मिट्टी यानी काली मृदा पाई जाती है। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। यहां आपके 4 नाम दिए गए हैं, उनमें से आप 3 नामों को उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, यानी महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन 4 में से आप 3 को उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अथवा वाला। ये देखिए, मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए। मृदा अपरदन यानी कि मृदा का कटाव यानी मिट्टी का कटाव, इसके कोई 2 कारण हमें लिखने हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं।
देखिए वृक्षों की अवैध पूर्ण कटाई। देखिए वृक्ष ही यानी पेड़ पौधे ही मिट्टी को बांधे रखते हैं, उनकी अवैध कटाई से है ना। और वनस्पतिक आवरण में कमी, वनस्पतिक आवरण जो वनों का घनापन है वो भी कम होता है, इससे भी मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागर क्या है लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, वह क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आती या बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता, वह हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमा रहती है। यानी अगर बाढ़ आएगी तो अपने साथ नई मिट्टी बहा के उस जगह पे पटक देगी या जमा कर देगी। तो ऐसी जगह जहां, ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ नहीं आती और बाढ़ का पानी भी नहीं पहुंच पाता, तो उसके साथ नई मिट्टी वहां पर नहीं आएगी, तो उस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है पुरानी मिट्टी ही जमा रहती है, उसे ही हम बागड़ कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारत में निम्नलिखित मिट्टियां पाई जाती हैं, इनके नाम है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। गन्ना एक व्यापारिक फसल है, यानी व्यापारिक उपयोग में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग चीनी यानी शक्कर बनाने में किया जाता है। इस कारण से गन्ना महत्वपूर्ण मुद्रादायनी कृषि उपज बन गई है। क्यों, समझिए इसको। यानी जिससे चीनी बनती है, अब देखिए चीनी की जो उत्पादन है यानी खपत भी बहुत ज्यादा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को चीनी की आवश्यकता है। तो जैसे ही गन्ना होता है उसे वो तुरंत बेच सकता है और अच्छे दाम मिल जाते हैं, इसलिए इसे हम व्यापारिक फसल भी कहते हैं और नगद दाम वाली फसल भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। रबी खरीफ की फसलों के 5-5 नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए रबी की फसल ये होती है गेहूं, चना, मटर, जौ, मसूर, अलसी आदि। और खरीफ की फसल वो होती है धान, उड़द, मूंग की दाल, तिल, मक्का, सोयाबीन आदि। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर के चल रहे हैं। विनिर्माण क्या है, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रुई या कपास लेकर यानी कच्चा माल लिया, उससे हमने कपड़ों आदि का निर्माण किया, तो इस प्रक्रिया को हम विनिर्माण बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अथवा वाला। 2 सार्वजनिक व निजी उद्योगों के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सार्वजनिक उद्योग, भिलाई इस्पात संयंत्र, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसे भेल भी जानते हैं, BHEL इसका पूरा नाम शॉर्ट फॉर्म है, भोपाल। और जीवन बीमा निगम, इट मीन्स LIC। तो ये हो गए सार्वजनिक उद्योग। अब देखिए निजी उद्योग कौन से हैं, जैसे पार्ले बिस्किट, महाकोश रिफाइंड तेल, कोको कोला, ऐसे आप अन्य नाम भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परिवहन के कौन कौन से साधन हैं, और लिखिए। यानी परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट। तो उत्तर देखते हैं इसका। देखिए परिवहन के हम साधन जानते हैं। हवाई परिवहन, हम हवाई जहाज के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रेल परिवहन, हम रेल के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सड़क परिवहन, जल परिवहन, जहाजों के माध्यम से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अथवा वाला। राज्य राजमार्ग क्या है, लिखिए। अब देखिए राजमार्ग तो बात हो रही है, पर राज्य राजमार्ग यानी राज्य का मुख्य राजमार्ग। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें,
राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। यानी जो राज्य हैं, राज्य की जो राजधानी है, उनके जिला मुख्यालय हैं, उनको जोड़ने वाली सड़कों को हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल भारत क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ज्ञान भविष्य के लिए भारत को तैयार करने का एक डिजिटल कार्यक्रम है। यानी कि डिजिटल भारत की बात हो रही है। जैसे बिजली का बिल, छात्रों की अंक सूची तैयार करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या जमा करना आदि, ये डिजिटल भारत के अंतर्गत ही आता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का वाला। 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। आकाशवाणी, ये देखिए संचार का साधन है। दूरदर्शन, फिल्में, ये भी संचार का माध्यम है। समाचार पत्र, ये भी संचार साधनों के अंतर्गत आता है। पत्रिकाएं, इंटरनेट आदि, इनसे भी हम डाटा, संचार या सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉर्न लॉ क्या है, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखें। जिस कानून की सहायता से मक्के की आयात पर रोक लगाई गई थी, यानी मक्का जो फसल होती है उसके आयात का मतलब है बाहरी देश से अपने देश में किसी वस्तु को मंगाना। तो देखिए, जिस कानून के तहत, ऐसा कानून जिसकी सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी, उसे ही कॉर्न लॉ, ये देखिए लॉ, कॉर्न लॉ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का ही। निषेधाधिकार यानी वीटो पावर क्या है, उत्तर देखते हैं इसका। किसी व्यक्ति, अधिकारी अथवा नेता को प्राप्त वह विशेष अधिकार, ऐसा स्पेशल अधिकार जिसका प्रयोग करके वह व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित किसी कार्य या योजना को रोक सकता है। यानी विशेष शक्ति। मान लो कोई अधिकारी या देश है, उसके क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में कोई चीज आती है और सब लोग उसको करना चाहते हैं, तो वो अकेला उस पर रोक लगा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, फ्लाइंग शटल का क्या अर्थ है, लिखिए। उत्तर देखते हैं इसका। एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण जिसका उपयोग बुनाई के कार्यों में किया जाता है। हथकरघा उद्योग से संबंधित यह यंत्र है। हथकरघा उद्योग जो हाथ से बनाई गई मशीनों के माध्यम से धागे या कालीन वगैरह का निर्माण करते हैं, उसे हम कालीन या कारखाने कालीन, कपड़े आदि तैयार करते हैं, उसे हम हथकरघा उद्योग कहते हैं। तो ऐसा उपकरण, यांत्रिक उपकरण यानी ऐसी मशीन जिसका उपयोग से हम आसानी से बुनाई कर सकें, बुनाई से बनने वाली चीजों का निर्माण कर सकें, तो इसे हम फ्लाइंग शटल कहते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, लिखिए। उत्तर देखते हैं इसका। भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। यानी भारत में जितने व्यापारिक संगठन हैं अलग अलग, उनको एक साथ लाकर एक संघ बनाया गया है। इसे ही हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, गुटेनबर्ग किस देश के थे, किस लिए प्रसिद्ध हुए, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। ये जर्मनी के थे। जैसे पूछा ना पहला क्वेश्चन, किस देश के थे, तो हम बोलेंगे जर्मनी के थे। किस चीज के लिए प्रसिद्ध हुए, तो मुद्रण के लिए प्रसिद्ध हुए, यानी मुद्रण कार के आविष्कारक थे। यानी मुद्रण कार जितने भी होते हैं उन सब मशीनी आदि यानी टेक्निक्स का आविष्कार इन्होंने ही किया था, गुटेनबर्ग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 का 8वां वाला। पंचांग से क्या आशय है, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर है, यानी कि पंचांग एक प्राचीन हिंदू कैलेंडर है जो 5 प्रमुख अंगों जैसे नक्षत्र, तिथि, योग, करण,
बार से मिलकर बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, खगोल शास्त्र क्या है, लिखिए। उत्तर देखते हैं इसका। खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी, वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। यानी खगोल शास्त्र का नाम आते ही हमें किस चीज के बारे में जानकारी या खोजबीन के बारे में उत्सुकता जगती है, वो है पृथ्वी। यानी पृथ्वी पर जो वायुमंडल है उसके बाहर होने वाली सारी घटनाओं को हम खगोल शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें हम खगोल शास्त्र में क्या क्या करते हैं, वायुमंडल के बाहर जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का था वाला। कंपोजिटर क्या है, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित सामग्री को मुद्रा अक्षरों में संयोजित करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर देखते हैं इसका। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे कृषि, वानिकी यानी वन या पेड़ पौधों से उत्पन्न वस्तुएं, मछली पालन या मछली पकड़ना आदि, इनसे जो उत्पादन या उद्योग हम स्थापित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के दो दो उदाहरण लिखने हैं। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से, वो कृषि, वानिकी, मछली पालन आदि। अब देखते हैं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसका उत्तर देखते हैं। उद्यम का वह क्षेत्र यानी उद्योग धंधे का ऐसा क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार में परिवर्तित करता है, जैसे गन्ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पर जब हम गन्ने से शक्कर को बना लेते हैं, फिर उसे मार्केट में ले जाते हैं, उद्योग धंधा करते हैं, तो ये आता है द्वितीयक क्षेत्र में। अब जैसे तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानकारी, वह क्षेत्र जो कि सेवाओं का उत्पादन करता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो बस, ट्रेन, हवाई जहाज के माध्यम से जाते हैं, तो ये बस, ट्रेन, हवाई जहाज आदि में हम अपना पैसा देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम उनकी सेवाएं लेते हैं। तो ये क्षेत्र किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे बैंकिंग, संचार आदि। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, इसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखिए वैश्वीकरण का छोटे छोटे उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वैश्वीकरण का छोटे छोटे उत्पादकों यानी जो छोटे छोटे व्यापारी थे जो कम मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं पर बुरा प्रभाव पड़ा। विदेशी उत्पादित माल से प्रतियोगिता करने में छोटे उद्योग सक्षम नहीं थे। अब देखिए जो विदेशी उत्पादित माल था, विदेशों से माल आने लगा, तो वो लोग सस्ते दामों में, जब अधिक मात्रा में माल आने लगेगा तो वो लोग सस्ते में भी दे सकते हैं उस चीज को। तो जो छोटे छोटे व्यापारी थे वो प्रतियोगिता के कारण अपने उन बड़े बड़े उद्योगों से टक्कर नहीं ले सके और टूट गए। परिणाम स्वरूप अनेक छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए। वैश्वीकरण का लाभ समाज के सभी वर्गों को नहीं मिला। वैश्वीकरण का जो लाभ था, यानी कि सभी पूरे के सारे देश एक ही जगह पे आ जाए, संपर्क बढ़ जाता है, संचार के साधन बढ़ जाते हैं, परिवहन के साधन बढ़ जाते हैं, तो जो पूरा का पूरा अपना विश्व है वो छोटे रूप में आ जाता है, यानी सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनके काम धंधे नष्ट होने लगे। चलिए
आगे चलते हैं, इसी का अथवा वाला। कंटेनर क्या होता है, लिखिए और इसका उत्तर देखते हैं। पात्र वस्तुएं व द्रव रखने, लाने और ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला कोई बड़ा डिब्बा होता है जो कई आकार के होते हैं। इसमें सामग्री सुरक्षित समय से एक स्थान से दूसरे स्थानों में आसानी से पहुंचाई जा सकती है। आपने मान लीजिए कंटेनर देखे होंगे, ये देखिए इस प्रकार के कंटेनर देखे होंगे, आपने मूवियों में देखे होंगे। इस प्रकार के बड़े बड़े शिप जहाजों के माध्यम से बड़े बड़े बॉक्स के रूप में परिवहन किया जाता है और कई देशों से इन कंटेनर के माध्यमों से ही सामान को इधर से उधर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 18। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, लिखिए। उत्तर, अब चूंकि क्वेश्चन 3 नंबर का है तो अब ये बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन यहाँ से। 1960-1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वाइल्ड लाइफ के बचाव के लिए नए कानून की मांग की थी। उनकी मांगों को मानते हुए सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, देखिए पहला उद्देश्य वन्य जीवों के शिकार पर पाबंदी लगाना। इसका प्रथम उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वन्य जीवों का संरक्षण यानी कि वन्य जीवों की रक्षा अधिनियम 1972। तो पहला उद्देश्य वन्य जीवों के जितने भी शिकार होते हैं जिससे मारे जाते हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाए। दूसरा, वन्य जीवों को संरक्षित किया जाए। संरक्षित मतलब उनकी हर प्रकार से सुरक्षा की जाए, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि बाहर से कोई उनके जीवन शैली में बाधा उत्पन्न नहीं कर सके। तीसरा उद्देश्य है वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगाई जाए। अब देखिए जैसे जानवरों, शेर वगैरह को मारकर उनकी खालों को मार्केट में बेचा जाता है या उनको ऐसे के ऐसे ही पकड़ के ले जाते हैं और बेच देते हैं, तो इस प्रकार उनके व्यापार पर भी रोक लगाई जाए। चौथा, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जाए। अब देखिए मान लीजिए ये वन्य जीव वनों में ही रहना पसंद करते हैं, तो उनके लिए जो उपयुक्त वातावरण होता है यानी उनके लिए जो उपयुक्त परिस्थितियां होती हैं, वहां पानी, नदी आदि होना चाहिए, जंगल का एरिया होना चाहिए, पेड़ पौधे होना चाहिए, तो ऐसी जगह उनके लिए पशु विहार बोलते हैं, जहां वो विहार यानी विचरण कर सकें, घूम सके, वो ऐसी जगह बनानी चाहिए सरकार को। तो ऐसा इसका उद्देश्य है। पांचवा, कई परियोजनाओं की घोषणा की गई जिनका प्रमुख उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन्य प्राणियों को रक्षा प्रदान करना था, जैसे गेंडा हाथी सींगों की वजह से उनकी हत्या होने लगी थी। तो ऐसे जो गंभीर खतरे में आ गए थे, ऐसे जीव जो विलुप्त होने की कगार पे थे, उनकी रक्षा भी प्रदान करना, जैसे गेंडा हुआ, बाघ हुआ, कश्मीरी हिरण हुआ, मगरमच्छ हुआ, एशियाई शेर हुए, भारतीय हाथी हुए, काला हिरण हुआ, चिंकारा, भारतीय गोंड तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर कड़ा कानून रूप दिया गया, जिससे इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों को लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। भू क्षेत्र यानी जमीन वाला क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है, यानी जहां पर वन बहुत अधिक घने हों, उसे वन कहते हैं। वन्य जीव संसाधन, अब देखिए वन्य जीव संसाधन प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीवन के रूप में जाना जाता है। वनों और वन्य जीवन में तीव्र गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है, यानी वनों का भी ह्रास यानी कमी होती जा रही है और वन्य जीवन में भी तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। जब वन ही नहीं रहेंगे तो वन्य जीवन कहां से रहेगा, जीव वहां पर कैसे रहेंगे, तो ह्रास होता जा रहा है इन सब चीजों पर। पेड़ पौधों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा कानूनी प्रावधानों के तहत किया गया है, यानी सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है जिससे पेड़ पौधों की भी रक्षा हो सके, वन्य जीवों की भी रक्षा हो सके, और जहां पे वो वन्य जीव रह रहे हैं
उनकी जगह यानी कि वन क्षेत्र की भी रक्षा हो सके। अब देखिए वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। देखिए ये दूसरा है, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और उनका वितरण। देखिए ये होते हैं रक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तो रक्षित वन देखिए कौन से होते हैं, इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन कहलाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हो गया, इसका दूसरा पॉइंट है अवर्गीकृत वन। सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अब देखिए हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पर हमारे साथ साथ अनेकों जीव जंतु भी निवास करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर जौंक तक, छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े बट वृक्ष तक, चूहे गिलहरी से लेकर हाथी को प्राकृतिक आवास में रहने वाले जीव जंतुओं को वन्य जीवन के रूप में जाना जाता है। यानी इतने सारे जानवर हैं, चाहे जानवर छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये सब वन्य जीवन के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सब वनों में ही पनपे हैं और पनपना और रहना पसंद करते हैं। वनों और वन्य जीवन में तीव्र गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। अब ऐसी नौबत आ रही है कि जो वनों का भी ह्रास होता जा रहा है, यानी वनों की संख्या भी घटती जा रही है और वन्य जीवन भी उससे प्रभावित होकर नष्ट होता जा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति आ गई है कि सरकार और सभी मनुष्यों को अपने पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए प्रयास करके इनका संरक्षण करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। संघवाद एक ऐसी शासन की व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों को केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा कर दिया जाता है। यानी संघवाद का मतलब है कि एक जो जितनी भी सरकार की शक्तियां हैं उसे कई जगहों पर बांट देते हैं, जिससे कि एक जगह ये शक्तियां ना रहें और उसका दुरुपयोग से बचा जा सके। तो संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, शक्तियों का बंटवारा। पहली विशेषता क्या है, अगर संघ है, देखिए भारत एक राज्यों का संघ है, यानी संघवाद की नीति अपनाई जाती है। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, जब संघवाद अपनाते हैं तो शक्तियों का बंटवारा होता है। अब देखिए संघात्मक सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है। महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास और स्थानीय महत्व की शक्तियां राज्य सरकारों के पास होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं अपने भारत देश में केंद्र सरकार भी होती है और राज्य की सरकार भी होती है। तो जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जैसे सेना हुई ना, व्यापारिक अंतर्देशीय मामले हुए, तो इस प्रकार की जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र के पास रहती हैं। और स्थानीय महत्व की जितनी है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इनकी जो स्थानीय लोकल की जो महत्व की शक्तियां हैं वो राज्यों के पास रहती हैं। दूसरा, लिखित और कठोर संविधान। जब संघवाद को अपनाते हैं, संघीय शासन रहता है, तो देखिए वहां लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। तो संघात्मक सरकार कई राज्यों के बीच एक समझौता का परिणाम होता है, इसलिए समझौतों की शर्तें लिखित रूप में होती हैं। तो देखिए जो शक्तियों का विभाजन है वो लिखित रूप में किया गया है, यानी किन किन क्षेत्रों में केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी या अपने नियम लागू कर सकती है। इसी प्रकार शक्तियों के विभाजन क्या कर दिया गया है, लिखित रूप में राज्य को भी कर दिया गया है कि आप इन इन क्षेत्रों पर अपने नियम कानून बना सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन पे केंद्र और राज्य सरकार, ऐसे विषय भी हैं जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं, पर विषम परिस्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी रहता है। तीसरी विशेषता, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए तीसरी विशेषता क्या, ये हेडिंग है, अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे अंदर। तो देखिए केंद्र तथा राज्यों के बीच आपसी विवादों को निपटाने के लिए और कोई भी इकाई
संविधान के विरुद्ध कानून न बना सके, इसके लिए एक स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हमारे भारत देश में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच हमने शक्तियों का जो बंटवारा कर दिया कि आप इन विषयों पर अपने नियम बनाएंगे और केंद्र सरकार अपने विषयों पर इन विषयों पर नियम बनाएगी। अब किसी परिस्थितियों में इनके बीच अगर झगड़ा होता है तो इसके लिए कौन है? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। यानी कोई भी विषम परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय इनका निर्णय करेगा। दूसरा, संविधान के विरुद्ध केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसे कोई कानून ना बना दे जो जनता के हित में ना हो, तो इस प्रकार इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब देखिए चौथा, द्विसदनीय विधान पालिका। द्विसदन यानी 2 सदन वाली विधान पालिका। जब संघात्मक सरकार में द्विसदन वाली विधानमंडल की सरकार होती है। निम्न सदन राष्ट्र की जनता के प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, निम्न सदन जो होता है वो राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और जो उच्च सदन होता है वो संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। चलिए, दोहरा शासन। संघात्मक सरकार में दोहरा शासन प्रबंध होता है, जिसे एक केंद्रीय शासन तथा दूसरे राज्य और प्रांतों का शासन। देखिए, दोहरी शासन व्यवस्था है। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार का शासन है। इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कुछ विषयों पर इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, तो हम मानेंगे कि मध्य प्रदेश में दोहरा शासन नीति लागू है। तो संघात्मक सरकार में इस प्रकार दोहरे शासन की व्यवस्था रहती है। दोनों सरकारों की अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित होते हैं। बता दिया था कि संविधान में इनकी शक्तियों का विभाजन लिखित रूप से कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 का अथवा वाला क्वेश्चन। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है, लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, सत्ता का बंटवारा सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो आपको नियम कानून बनाने की जो शक्तियां दी गई हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को संविधान के अंतर्गत लिखित रूप में प्रदान कर दी गई हैं। तो सत्ता का जो बंटवारा किया गया है उस सत्ता के बंटवारे को ही हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब देखिए, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर हमने स्थानीय सरकारों को दे दी, जैसे जिला पंचायत हुई, ठीक है, सरपंच आदि हुए, तो इन शक्तियों को हमने स्थानीय स्तर की सरकारों को दे दिया, तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज इसी परिकल्पना का उदाहरण है। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसी विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, अब देखिए इसमें पढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका की स्थापना की गई। अब देखिए, यानी कि गांव में जो ग्राम पंचायत रहती है जिसमें सरपंच आदि रहता है, तो उनको भी कुछ शक्तियां हमने प्रदान कर दी, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर उनको भी बांट दी गई। तो विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषता को शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। स्थानीय निकायों का चुनाव नियमित रूप से कराना
सुनिश्चित किया गया। स्थानीय निकायों का चुनाव, स्थानीय निकाय जैसे बताया था, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका के चुनाव आदि नियमित रूप से कराने के निर्णय लिए गए। निर्वाचित सदस्य के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी और एसटी व महिलाओं के लिए एक स्थान आरक्षित किया गया। जब भी हम देखते हैं, जब सरपंच के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं, इनमें क्या होता है, एससी एसटी के और महिलाओं के लिए अलग से स्थान आरक्षित किए जाते हैं। और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था का गठन किया। देखिए, जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है वो राज्य चुनाव आयोग राज्यों में भी स्थापित किया गया। उन्होंने राज्य सरकारों को अपने अधिकारों का कुछ स्थानीय निकायों को देना पड़ता है। यही लोकतंत्र का आधार और सत्ता का विकेंद्रीकरण है। यानी देखिए, सत्ता जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पे थी, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 2 स्तर की सरकारों को निम्न स्तर तक पहुंचाया गया। यानी गांव में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और शहरों में नगर पालिका आदि की स्थापना की गई। इनसे जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विधायी शक्तियां थीं वो किस पे हैं, निचले स्तर तक पहुंचाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य, केंद्रीय बैंक कौन सा है, जैसे अपना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करना, इसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है, बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करना, कोई भी गड़बड़ नहीं हो, लेन देन में गड़बड़ नहीं हो, है ना, कोई बैंक दिवालिया ना हो, मुद्रा के जो फ्लो है वो बना रहे, इस प्रकार का उद्देश्य लेकर हमारा काम वो कौन करता है, आरबीआई। तो बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करना इसका काम है, उद्देश्य है। एवं संगठित रूप से संचालित करना, सभी बैंकों को संगठित करके एक साथ लेकर सभी बैंकों को संचालित करना, उनमें समन्वय बनाए रखना। दूसरा, देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करना। यानी देखिए, आरबीआई क्या करता है, सारे बैंकों को कंट्रोल करके रखता है, एकदम ब्याज ज्यादा नहीं बढ़ा दें, अपनी मनमानी ना करें, इस प्रकार कई चीजों में वो नियंत्रण रखता है। तीसरा, केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार मुद्रा का निर्माण करता है। आरबीआई यानी कितनी मुद्रा उन्हें छाप के रखना है, तो उसका निर्माण कौन करता है, आरबीआई, यानी कि अपना केंद्रीय बैंक। चौथा, देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण भी करता है। आरबीआई देश की साख यानी कि केंद्रीय बैंक देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली का कंट्रोल यानी नियंत्रण भी करता है। पांचवा, सरकार की वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यानी वित्तीय जो लेन देन होगा गवर्नमेंट का, वो किसके माध्यम से होगा, किसके प्रतिनिधि के रूप में होगा, आरबीआई के। अब देखिए, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मतलब है, यानी कि इसको बोलते हैं आरबीआई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अथवा वाला है, मुद्रा क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। देखिए, मुद्रा जो हम पैसे यूज करते हैं वस्तुओं के लेन देन में, वो मुद्रा है। तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों यानी कि लोन का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। अब प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, अब देखिए प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा की परिभाषा देखेंगे तो देखिए, मुद्रा को केवल इसलिए प्राप्त नहीं किया जाता कि वह मूल्यवान होती है, बल्कि इसलिए प्राप्त किया जाता है कि उसके द्वारा वस्तुओं सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है।
वस्तुओं का मतलब हम सीधे पैसे देकर वस्तुएं खरीदते हैं। सेवाओं का मतलब मैंने उदाहरण में बताया था आपका, ट्रेन, बसों या कुछ चीजें खरीदते हैं, उनके माध्यम से उनकी सेवाएं लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो उनको हम मुद्रा के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो वो चीज मुद्रा कहलाती है। ये प्रोफेसर मार्शल के अनुसार है। अब देखिए आगे देखते हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, तो विनिमय का माध्यम यानी मुद्रा विनिमय का माध्यम है। आइए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम होना। विनिमय का मतलब लेन देन का माध्यम होना। इस कार्य द्वारा मुद्रा ने वस्तु विनिमय के दोहरे सहयोग के अभाव की कठिनाई को दूर करके विनिमय रीति को व्यवस्थित और सरल बना दिया। विनिमय, देखिए जो विनिमय रीति थी, लेन देन, आप इसे समझें, पहले पुराने जमाने में एक वस्तु को खरीदने के लिए दूसरी वस्तु का उपयोग किया जाता है। जैसे गेहूं को खरीदने के लिए पुराने जमाने में चावल का उपयोग करके गेहूं खरीद लेते थे, या अन्य किसी वस्तु के बदले अन्य किसी वस्तु को खरीद लिए थे। अब यहाँ पे कोई चीज कम ज्यादा या किसी वस्तु का मूल्य कम ज्यादा होना से बहुत ही अव्यवस्था उत्पन्न होती थी। इसलिए मुद्रा ने इस कमी को दूर करके जो विनिमय की लेन देन की जो रीति थी, विनिमय की लेन देन की रीति थी, उसको व्यवस्थित और कैसा बना दिया, सरल बना दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। ये पहला हो गया, यहां लिख सकते हैं आप इसकी जगह पे मुद्रा विनिमय का माध्यम है, तो इसका प्रमुख काम है। दूसरा काम देखिए, मूल्य का मापक। मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य मूल्य का मापन करना है। जैसे विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय शक्ति, सेवाओं की विनिमय शक्ति को आंकने का रहा है। यानी मुद्रा क्या करती है, अब देखिए मुद्रा के माध्यम से ही हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय शक्ति है, भाई इसकी शक्ति कितनी है, यानी इसका मूल्य कितना है, कि कितनी हमें मुद्रा देना पड़ती है, तो इसका जो मापन, सही मापन किससे निर्धारित हो सका, मूल्य के द्वारा, यानी मुद्रा के द्वारा ही मूल्य का, वस्तु और सेवाओं का मूल्य का मापन हो सका। तो हम बोलेंगे मुद्रा किसी वस्तु और सेवाओं के मूल्य का मापन करती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, अगर एक लाइन में लिखना है तो, यानी क्या लिखेंगे आप सुन लीजिए, मुद्रा किसी वस्तु और सेवाओं के सही मूल्य का मापन करती है। पहला हो गया मुद्रा विनिमय का माध्यम है, यानी लेन देन का माध्यम है। दूसरा हो गया, जो मुद्रा होती है वो वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं के मूल्य का सही मापन करती है। चलिए तीसरा पॉइंट अब समझते हैं, मूल्य का संचय का आधार। मूल्य का संचय का आधार, प्रत्येक व्यक्ति भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रह यानी इकट्ठा करना चाहता है, उसे कलेक्शन करना चाहता है, कलेक्शन करना आवश्यक समझता है। हर कोई करके कलेक्शन यानी इकट्ठा करके रहना चाहता है। अब देखिए अगर हेडिंग को समझा जाए तो मूल्य संचय का आधार। अब देखिए कोई वस्तु हमने खरीद के रख ली, अब मुद्रा के द्वारा हमने उसका मूल्य स्थापित कर दिया, तो हमने संचय किया है, इसलिए किया है कि भविष्य में हमें पुनः उसकी उतनी ही कीमत मिल जाए। तो मुद्रा क्या करती है, उस मूल्य का मापन करके उसको मूल्य उसका निर्धारण कर देती है। तो संचय करने के बाद जब व्यक्ति उसे पुनः उपयोग करता है तो मुद्रा के माध्यम से उसे उतना ही मूल्य मिल जाता है या उससे बढ़कर मिल जाता है। तो तीसरा हो गया। चौथा, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा द्वारा मूल्य का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता पूर्वक किया जा सकता है। एक वस्तु हमने यहां से दूसरी जगह भेज दी, तो यहाँ पर जो मुद्रा के द्वारा उसका मूल्य निर्धारित कर दिया, दूसरी जगह उसी मूल्य पर दूसरा व्यक्ति उसे प्राप्त करके अपनी उसकी सेवाएं ले लेता है। इसके साथ ही मुद्रा के माध्यम से उधार लेन देन की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई। उपभोक्ता मुद्रा के माध्यम से अधिक
कम संतुष्टि प्राप्त करता है तथा उत्पादक उत्पादन की मात्रा को बढ़ाता है। संक्षेप में मनुष्य के जीवन में मुद्रा का महत्वपूर्ण कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 21 है जो 21 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है लिखिए। आइए उत्तर देखते हैं इसका। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ है विनम्रता के साथ प्रतिषेध यानी विरोध करना। किसके साथ? विनम्रता के साथ प्रतिषेध करना। भारतीयों ने सन 1930 में लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। कब? 1923 में। कौन से? लाहौर में। अब गांधी जी के इस आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो निम्नलिखित हैं। पहला, गांधी जी क्या चाहते थे इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में? पहला, जगह जगह नमक कानून तोड़कर नमक कानून बनाए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। गांधी जी ने सभी लोगों से, भारतवासियों से आह्वान किया कि वे सभी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों को त्याग दें और छात्र सरकारी स्कूलों को त्याग दें या कॉलेजों का त्याग दें या उनका बहिष्कार करें, उनको अपनाया नहीं, उनमें एडमिशन ना लें। तीसरा था विदेशी वस्तुओं को त्याग कर उनकी होली जलाई जाए। भारतवासियों से उनका आग्रह था कि सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें यानी उनकी होली तक जला दें। चौथा, महिलाएं शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दें। सभी महिलाएं जाएं जहां शराब बिकती हो, अफीम बिकती हो, विदेशी कपड़े बेचते हो, वहां जाकर धरने पे बैठ जाएं। पांचवा, जनता सरकार को कर ना दे। कर का मतलब टैक्स, ठीक है। जो जनता थी, भारतवासी थे, वो सरकार को टैक्स ना दें। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ नमक कानून का उल्लंघन कर किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू किया? गांधी जी गए और नमक कानून को तोड़ दिया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी के लिए प्रस्थान किया और 5 अप्रैल को वहां पहुंचे। यह घटना दांडी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। मार्ग में जनता ने सत्याग्रहियों का अभूतपूर्व स्वागत किया। वहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस प्रकार देश में नमक कानून भंग करने का आंदोलन चल पड़ा। आम जनता ने भी नमक कानून का उल्लंघन किया, यानी कि नमक भी, अपने भारत देश में कभी नमक नहीं बिकता था। फिर जब नमक पर टैक्स उन्होंने लगाया, नमक कानून बनाया, तो महंगे दामों पर बिकता और नमक हमारी रोजमर्रा की चीज थी। तो उस समय गांधी जी ने इसी से इस आंदोलन को प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए 5 मार्च 1931 को गांधी जी को वायसराय लॉर्ड इरविन ने समझौता हेतु बुलाया और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। नवंबर 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस की ओर से जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, तो वहां गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए चले गए। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग रख दी वहां जाके, परंतु ब्रिटिश शासन ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्पर्य है विनम्रता के साथ अन्याय का विरोध करना। यह गांधी जी ने सुनिश्चित किया था। इस आंदोलन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए, तभी सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल होगा, ऐसा गांधी जी की कामना थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइमन कमीशन क्या है लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन, ध्यान रखें, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया, यानी कि 7 सदस्यों वाली एक टीम बना दी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने।
ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रख दिया गया, जिसका कार्य भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए कार्य योजना तैयार करना था। यानी संवैधानिक सुधार, संविधान में कौन कौन से नियम रखे जाएं, उनमें कौन कौन से सुधार किए जाएं, इस प्रकार की जो कार्य योजना है, जो प्लान तैयार करना था, इसलिए साइमन कमीशन भारत भेजा गया। इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब देखिए, जब भारतवासियों के लिए नियम कानून यानी संविधान में बनाए जाने थे या सुधार किए जाने थे, तो कम से कम उसमें भारत के नागरिक या भारत के कोई नेता वगैरह होना तो चाहिए थे। जब अपना आदमी होगा तो अपने लोगों के लिए या ऐसे नियम कानून बनाएगा जो हमारे लोगों के लिए उपयोगी हो, हितकारी हो। जब उसमें एक भी भारतीय नहीं होगा, सभी लोग अंग्रेज होंगे, तो वो हमारा भला क्यों चाहेंगे? तो इस प्रकार इस साइमन कमीशन का भरपूर विरोध हुआ। भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, यानी कोई भी उसमें इंडियन नहीं था। 7 लोग थे ना, उसमें एक भी इंडियन यानी भारतीय नहीं लिया गया था। इसलिए कहते हैं भारतीयों का इसमें कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। जहां यह कमीशन जाता वहां हड़ताल होती थी। काली पट्टियां बांधकर लोग काले झंडे अंग्रेज सरकार को दिखाया करते थे और साइमन वापस जाओ का नारा लगाया जाता था। इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पुलिस की लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया था। इस वजह से साइमन कमीशन प्रभावी नहीं हो पाया, लेकिन भारतीयों में राष्ट्रवाद की प्रबल भावना जागृत हुई। भले ही छोटा सा विरोध हुआ, पर इससे क्या हुआ कि सभी भारतीयों में एकता की भावना उत्पन्न हुई और राष्ट्रवाद की भी भावना और राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की भावना भी उत्पन्न हुई। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? लिखिए। अब देखिए उसका उत्तर देखते हैं। राजनीतिक दल उन नागरिकों के संगठित समूह का नाम है जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों को मानते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं वो होते तो नागरिकों के संगठन ही है या समूह होते हैं जो एक ही राजनीति के सिद्धांत, पहले अपने सिद्धांत नियत कर लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पार्टी के अंतर्गत काम करते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनेक कार्य करते हैं। इनकी प्रमुख भूमिका निम्न है, यानी कौन कौन से कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किए जा सकते हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं। अब देखिए, जनमत तैयार करना। राजनीतिक दल, किसी राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो जनमत तैयार करते हैं। जैसे देखिए, राजनीतिक दल देश की समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनमत तैयार करते हैं। आपने देखा होगा सड़क चौराहे पे चक्का जाम करके अपने भाषण देते हुए नेता आपको आमतौर पर दिखते हैं। तो जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल देश की जितनी भी समस्याएं हैं, मान लीजिए बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस प्रकार की समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनमत तैयार करते हैं कि जनता का इसके लिए सुझाव क्या है। पत्र पत्रिकाओं तथा सभाओं में इन समस्याओं को सरकार ढंग के सामने रखते हैं, सरकार के सामने ढंग से रखते हैं। सही से नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। फिर लोकमत तथा जनता की कठिनाइयों को संसद में रखते हैं। अब दूसरा, मध्यस्थता। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यानी जो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो जनता की बात और सरकार तक पहुंचाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मध्यस्थता का कार्य करते हैं। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने, अब देखिए, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार के जो कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाते हैं। यानी जनता के सामने और जनता की इच्छाओं को सरकार के सामने रखते हैं, इसलिए बोलते हैं मध्यस्थता का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। तीसरा, आलोचना। प्रजातंत्रीय शासन में बहुमत प्राप्त दल अपनी सरकार बनाता है।
अब देखिए, जब चुनाव होते हैं, जिसके ज्यादा नेता जीत जाते हैं वो अपनी पार्टी की सरकार बना लेता है, यानी बहुमत दल की सरकार बना लेता है। अल्पमत दल विरोधी दल का कार्य करता है। जिनके कम नेता जीतते हैं तो वो विरोधी दल के रूप में स्थापित हो जाते हैं। विरोधी दलों में आलोचना के भय से सत्तारूढ़ दल गलत कार्य नहीं कर पाते। इससे जो सत्ताधारी दल है कि विरोध ना हो जाए, यानी जो विरोधी दल है वो विरोध ना कर दे, इसलिए वो क्या कहते हैं, गलत कार्य नहीं कर पाते। तो एक प्रकार से सत्तारूढ़ पार्टी पर नियंत्रण रहता है। चौथा, राजनीतिक शिक्षा। राजनीतिक दल साधारण नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य करते हैं। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दल रेडियो टीवी सभाओं के माध्यम से अपनी नीतियों को जनता के समक्ष रखते हैं। इनमें नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। शासन पर अधिकार करना। राजनीतिक दलों का अंतिम उद्देश्य शासन पर अधिकार करना। हर दल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो ये चाहता है सरकार मेरी बने और मेरे अनुसार चले। तो प्रचार साधनों के द्वारा जनता को अपने पक्ष में करते हैं। देखिए, आप जब चुनाव होते हैं तो सब चाहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके इतने तैसी हैं, हम ये नियम लाएंगे, वो नियम लाएंगे। इस प्रकार सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि शासन पर उनका ही अधिकार रहे। छठवां, संसदीय सरकार के लिए अनिवार्य। संसदीय शासन के लोकतंत्र में सरकार का निर्माण दलों के आधार पर होता है। संसद के निम्न सदन में जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाती है। देखिए सातवां, मतदान में सहायक। राजनीतिक दलों के सहयोग से नागरिकों को निर्वाचन के समय यह निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती कि उन्हें किस उम्मीदवार को वोट देना है। उसे जिस दल या उम्मीदवार की नीतियां बेहतर लगती हैं उसे वह मतदान कर सकता है। यानी जिस पार्टी की विचारधारा जनता को पसंद आती है उस पार्टी के नेता को वह आसानी से वोट दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा क्षेत्रीय दल और राजनीतिक दलों के बीच क्या अंतर है, समझाकर उदाहरण सहित लिखिए। देखिए इसका उत्तर, राजनीतिक दल लोकतंत्र में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। दृश्यमान संस्थाएं हैं जो सरकार के गठन में महत्वपूर्ण है। भारत में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, एक होता है राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल। हम देखते हैं राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों के बीच अंतर। एक तरफ हम ले लेते हैं राष्ट्रीय दल, दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल। अब देखिए पहला जो राष्ट्रीय दल, देखिए राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से उठते हैं जो पूरे देश में प्रभावशाली होते हैं। या इस प्रकार कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दल जो होती हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, जनता और सरकार के बीच उन मुद्दों को उठाते हैं। जबकि क्षेत्रीय दलों का सीमित प्रभाव होता है और वे केवल एक विशिष्ट क्षेत्र या राज्य में ही शक्तिशाली होते हैं। वे एक विशिष्ट क्षेत्र के मुद्दों और मांगों पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार के कह सकते हैं राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठाते हैं सरकार के समक्ष, और जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो एक विशिष्ट क्षेत्र के राज्य के विशिष्ट मुद्दों या मांगों पर चर्चा करते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय समस्याओं की अपेक्षा राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक तरजीह यानी कि महत्व, तरजीह का मतलब महत्व देते हैं। जो राष्ट्रीय दल होगा वो राष्ट्रीय दल तभी बना होगा जब वो बड़े एक क्षेत्र पर उसका नेता चुन के आए होंगे। तो राष्ट्रीय दल क्या करेगा, क्षेत्रीय समस्याओं की अपेक्षा राष्ट्र हित के जो मुद्दे हैं उनकी जो समस्या है उनको सॉल्व करने में अधिक ध्यान देगा, महत्व देगा। जबकि दूसरा क्षेत्रीय दल होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय दलों का संचालन देश और राज्य तक ही सीमित करते हैं जिसमें वो काम करते हैं। यानी जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं क्योंकि उनका जो क्षेत्र होता है वो स्थानीय क्षेत्रों तक ही रहता है। जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर वो नहीं पहुंच पाते। तीसरा,
एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लोकसभा में 4 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का 6% से अधिक मत प्राप्त करना पड़ता है। यानी जो राष्ट्रीय पार्टी होती है, राष्ट्रीय दल होता है, वो लोकसभा या तो लोकसभा में 6% से ज्यादा वोट लेके आ जाए, या फिर 4 राज्यों, अलग अलग राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होते हैं वहां कुल वोटों का 6% वोट लेके आ जाए तो उसे राष्ट्रीय दल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए क्षेत्रीय दल के बारे में देखते हैं। क्षेत्रीय पार्टी यानी क्षेत्रीय दल बनने के लिए कम से कम 2 सीटें जीतने के लिए एक पार्टी को विधायी चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वोट प्राप्त करना पड़ता है। अब देखिए चौथा, राष्ट्रीय दलों के उदाहरण जैसे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आदि ये राष्ट्रीय दल के अंतर्गत आते हैं। चौथा, क्षेत्रीय दलों के उदाहरण मणिपुर में पीपल पार्टी, जनता दल, असम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आदि क्षेत्रीय दल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए समय के अभाव के कारण मुझे ये टाइम नहीं मिला है कि मैं इनको आपके मानचित्र पर खोज के आपको दे सकूं, तो आपको इन क्वेश्चंस को खुद ही करना है। ये क्वेश्चंस आपके लिए दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार अथवा में भी ये पूछा गया है। देखिए ये भी आपको समय के अभाव के कारण सॉल्व करके नहीं दिए जा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपका 1-2 दिन बाद ही पेपर है, तो चलिए आपको ये आपकी तरफ से मेहनत करना पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नेम्ड बिलाटिया एजुकेशन। आशा करते हैं आपके लिए ये सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। ये थी 10th क्लासेस वीडियो फॉर 2023 for class 10. Wait for my next video. Thanks for watching again.